इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। यूपी में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा जारी है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। 13 मार्च को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। योगी को 100 मिनट तक मोदी मंत्र मिला है। मोदी के अलावा योगी गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से भी मिले। इन मुलाकातों में योगी कैबिनेट की अहम बातें तय हुई हैं। आज योगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और भाजपा नेताओं से भी मिलेंगे। पीएम मोदी के साथ योगी ने नई कैबिनेट को लेकर भी चर्चा की है। कहा जा रहा है कि नई कैबिनेट में 2024 का अक्स भी दिखाई देगा। जातियों के साथ क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधा जाएगा। पीएम के बाद योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। अमित शाह ने मिठाई खिलाकर योगी आदित्यनाथ को जीत की बधाई दी। इसके बाद योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। योगी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ की मुलाकात इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि यहीं से तय किया जा रहा है कि यूपी मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, कौन मंत्री पद के लिए ज्यादा सफल होगा और किस तरह से 2024 के चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यूपी मंत्रिमंडल पर मंथन लगातार इसी को लेकर जारी है और दोबारा मुख्यमंत्री एक बार फिर बनने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उसके लिए ताजपोशी की तैयारी लगातार चल रही है और इसी के लिए कल से लेकर आज तक वो दिल्ली में लगातार इस पर महामंथन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको लेकर तमाम महामंथन जारी है। ताजपोशी की मंथन की अहम बातें लगातार की जा रही हैं ताकि जिसको भी मंत्री बना जाए वो जातीय समीकरण भी साधता हो और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने का प्रयास करता हो ताकि 2024 आसान किया जा सके। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार बीजेपी जीतने के बाद से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं दिल्ली के, और दिल्ली के दूसरे दिन आज वो नितिन गडकरी के घर पे पहुंचे हुए हैं, जो कि आवास है 2 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर। आप देखेंगे प्लेस का, तो अंदर अब योगी आदित्यनाथ नितिन गडकरी से मुलाकात कर रहे हैं। शिष्टाचार मुलाकात है, ये आशीर्वाद दे रहे हैं जिस हिसाब से यूपी में दूसरी बार जीत कर परचम लहराया है और कहीं न कहीं अपने गठबंधन के साथ 273 सीटें जीत कर लाए हैं। उससे काफ़ी उत्साहित है क्योंकि दूसरी बार किसी भी पार्टी की अभी तक कोई जीत नहीं हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की दूसरी बार उत्तर प्रदेश में जीत हुई है और जीतने के बाद से वो सरकार बनाने जा रही है, जिसके लिए तमाम नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात करते योगी नजर आ रहे हैं। के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की योगी आदित्यनाथ ने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की, गृह मंत्री और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, बीएल संतोष से भी उन्होंने कल मुलाकात की। आज भी कई अहम कैबिनेट मंत्रियों से और कई मंत्रियों से केंद्र के आज वो मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कल से लगातार मंथन जारी है। जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से अब ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। बधाई का सिलसिला जारी है, मिठाई का सिलसिला जारी है और आरती भी उतारी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मुलाकात की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की। तो तमाम कैबिनेट के मंत्रियों और तमाम नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के मुलाकात करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे अहम मुलाकात उन्होंने की और इस मुलाकात के बाद कई चीजों पर मंथन हुआ और इसको लेकर चर्चा आज हम करेंगे। बड़ी बहस में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले खास मेहमानों का परिचय हम करा देते हैं। नरेंद्र पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सपा नेता हैं, आपका स्वागत है बड़ी बहस में। अभिमन्यु त्यागी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बड़ी बहस में स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका भी बड़ी बहस में स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की, अब उसके बाद सबकी नजरें मंत्रिमंडल पर हैं। मंत्रिमंडल में कौन मंत्री होगा, किसको अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और किसको पीछे रखा जाएगा, और यह सब साधा जाएगा 2024 को साधने के लिए, जातीय के समीकरण साधने के लिए, क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए। तो राघवेंद्र जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। दिल्ली में लगातार दौरा चल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। प्रधानमंत्री से मुलाकात की, रक्षा मंत्री से मुलाकात की, गृह मंत्री से मुलाकात की, मुलाकातों का दौर जारी है। जेपी नड्डा से भी कल ही मुलाकात हो गई। तो इसके अलावा बीएल संतोष और आज भी कई कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात होगी। इस मुलाकात के एक ही मायने निकाले जा रहे हैं
कि मंत्रिमंडल पर मंथन हो रहा है। इस महामंथन को कब तक पूरा कर लिया जाएगा, क्या जानकारी आपके पास, और किस तरह से आप इस पूरे मंथन को देख रहे हैं? देखिए हैदर जी, प्रथम तो ये शिष्टाचार भेंट है और ये बात भी सही है, सबकी नजरें जो उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक विजय हुई है उसको लेकर भी है। किस तरीके से मंत्रिमंडल बनाया जाएगा इस विषय पर भी निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से चर्चा की गई होगी। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति ये तय नहीं करता है, तो इस विषय पे ऊपर तो शिष्टाचार भेंट भी हुई है और उनसे चर्चा भी होगी, लेकिन मुख्य रूप से मंथन जो होगा उत्तर प्रदेश में होगा। हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है या जिला अध्यक्ष है या संगठन के पदाधिकारी हैं, संगठन के जो महामंत्री हैं, उस सबसे बैठ करके चर्चा की जाएगी। किस क्षेत्र में किसको आवश्यकता है, इस हिसाब से वरीयता के आधार पर यह तय किया जाएगा। निश्चित रूप से जो दोबारा जीत करके आए तो उनको बनने की ज्यादा संभावनाएं हैं और इसमें क्षेत्र की भी जो विशेष रूप से तवज्जो दी जाएगी। जैसे कोई क्षेत्र कभी कभी बिल्कुल ही मंत्री उस वहां से नहीं बन पाता था, तो उस विषय पर भी विशेष तरजीह दी जाएगी। ठीक है, शिष्टाचार मुलाकात का बहाना और साथ साथ मंत्रिमंडल पर मंथन करके आना, और यह भी कहा जा सकता है जो शिष्टाचार मुलाकात है वो मंत्रिमंडल पर सीधी बात है। दोनों काम इस मुलाकात के जरिए हो रहे हैं, ये आप भी मान रहे हैं ना? निश्चित रूप से ये तो स्वाभाविक है, इसमें कोई चीज छुपाने की नहीं है, लेकिन ये तय हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से होता है। ये बात भी कटुसा सत्य है। हमारे यहाँ चाहे टिकट वितरण हो, चाहे कोई संगठन के पदाधिकारी का विषय हो या मंत्रिमंडल का भी हो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की तय होती है। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता, ये जगजाहिर विषय है। लेकिन कई ऐसे मंत्री भी हैं जो चुनाव हार गए हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। कई उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, 2 से ज्यादा भी बनाए जा सकते हैं, दलित चेहरे भी हो सकते हैं। नहीं, ये सब चर्चा का विषय है। ये सब जो उचित फोरम पे इस विषय का चर्चा किया जाएगा, फिर जो उसका कंटेंट निकल के आएगा उस हिसाब से क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र पाल भी हैं। नरेंद्र पाल, चूंकि इस वक्त जिस तरीके से 125 पर सिमट कर रह गई समाजवादी पार्टी, उससे काफी चिंता तो आपको होगी क्योंकि सत्ता बनाने का आपका पूरा दावा था। लेकिन अगर हम अब बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल बनने जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, कैसे आप देखते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है नरेंद्र पाल जी। आवाज आ रही है हैदर जी? जी, इन लोगों में आपस में इतना वो पड़ा हुआ है, मंत्रिमंडल से लेकर सब दिल्ली भाग रहे हैं, कोई कहीं। अभी भाई, बड़े भाई राघवेंद्र जी को मैं सुन रहा था, राघवेंद्र जी कह रहे थे हमारे यहाँ क्षेत्रीय जो संगठन है, जिला अध्यक्ष वगैरह, ये लोग तय करेंगे। अगर ये लोग तय करते होते तो ये लोग दिल्ली क्यों भाग रहे होते? और इन लोगों में आपस में कुछ ये असमंजस में बना हुआ है मामला कि कौन कहाँ क्या रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जो आपने अभी कहा, जैसे कि तो हम लोग कहीं ना कहीं इसे 125 पे सिमट के, हमें तो हमारी 47 सीटें 2017 में रह गई थी, उससे और 86 सीटें ऐसी हैं। तो इसी में खुश हैं? 125 में खुश हैं? नहीं, 125 में खुश नहीं है वो, केवल देखो कहीं ना कहीं असफलता ये दर्शाती है कि सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया गया। हमारी पार्टी और हम लोग ये इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ क्या कारण रह गया, जो महज इतने वोटों से हम लोग पीछे रह गए और सत्ता से दूरी हो गई है। बाकी हम लोगों में चल रहा है समीक्षा बैठक, माननीय जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। जैसे भी जो आगे होगा तो 2024 में हम लोग फिर से नई लड़ाई लड़ेंगे, नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। ये सब रहेगा। 2024 में तो लोकसभा का लड़ेंगे ना सर, सत्ता में वापसी का तो 2027 में ही लड़ेंगे ना? हाँ लड़ेंगे, पहले सबसे पहले हमारा टारगेट अब लोकसभा का चुनाव रहेगा, उसके बाद 2000 एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जो जनता ने जो निर्णय दिया तो है, समीक्षा और मंथन आप भी कर रहे हैं कि कैसे 125 तक सिमट के रह गए? जी। अभिमन्यु त्यागी भी हमारे साथ। अभिमन्यु त्यागी जी, आपके पास आऊंगा। मंथन आपके यहाँ भी चल रहा है और लगातार जिस तरह से CWC की बैठक हो रही है, उसके बाद साफ तौर पर अब सोनिया गांधी ये कहते हुए नजर आ रही है, हम हर तरह के त्याग के लिए तैयार हैं, कोई भी त्याग अगर हमें देना पड़े तो हम देंगे, और जो चुनावी परिणाम आए हैं उससे भी आहत हैं। कैसे देखते हैं? मंथन आपके यहाँ भी खूब चल रहा है। हेलो, डिबेट में बैठे हम। देखिए जी, सबसे पहले नमस्कार सभी को, पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार जी। मंथन चिंतन चल रहा है, संगठन पे मजबूती का काम किया जाएगा, निश्चित तौर पर काम होगा। और
कुछ ना कुछ नई चीजें भी निकल कर आएंगी। एक अच्छी रणनीति जिसकी कमी लग रही थी, चुनाव का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। उस रणनीति के तहत भी काम किया जाएगा कि किस तरह से हम 5 राज्यों में चिंतन शिविर भी लगाए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। हाँ, काफी अरसे के बाद, लगभग 7-8 साल के बाद चिंतन शिविर भी होगा। उसमें नई बातें निकल कर आएंगी। जब मंथन होगा उसमें मंथन में से निकलेंगी बातें। आप देखिए किस तरह हर बार हार जाते हैं, हर बार चिंतन शिविर लग जाते हैं, हर बार मंथन हो जाता है, फिर उसके बाद हार जाते हैं, आखिर क्यों? देखिए बात यह है कि हम हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ते, धर्म जाति के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ते। जिस तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूर्ण तौर पर पोलराइजेशन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं एक तबके का भी योगदान है मीडिया के, कि हिंदू एक तरफ और मुसलमान एक तरफ। वो सब लोगों ने देखा। कांग्रेस पार्टी पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में क्या हुआ? उसमें कामयाबी नहीं मिली। पंजाब में भी हिंदू मुस्लिम हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी अभिमन्यु त्यागी, सीधा मीडिया पर सवाल उठाने से अच्छा है अपनी रणनीति बताएं और किस तरह की आपकी सोच है वो भी बता दीजिए। क्या पंजाब में भी आपको वहां हिंदू मुस्लिम नजर आया? पंजाब में क्यों हार गए सर? पंजाब का जवाब दीजिए आप, उत्तराखंड में का जवाब दीजिए। हर जगह आपको यही नजर आता है, आप ही करते हैं हिंदू मुस्लिम। आप भी तो जवाब दे दीजिए। आप ये बताइए पंजाब में क्या हुआ? अभिमन्यु त्यागी, पंजाब में क्यों हार गए? पंजाब में तो सरकार थी ना आपकी, वहां क्यों हार गए? आप मुझे जवाब देने देंगे? पहले पंजाब का जवाब दीजिए, मैं जवाब नहीं देने दूंगा। आप सीधा मीडिया पर टारगेट करते हैं। मीडिया ने दिखा दिया, मीडिया ने हिंदू मुस्लिम कर दिया। क्या मुस्लिम हिंदू कर दिया? आप ही इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इतनी देर हो गई डिबेट शुरू हुए, एक बार भी कहा किसी ने हिंदू मुस्लिम? यहां आपको क्यों आप बांटने का काम करते हैं। आप क्या, मुझे तो नहीं लगता कि आप चंद हिंदू मुस्लिम के कहने पर इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं? पेड मीडिया थी, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, आप इस तरह की बयानबाजी, आप सीधे मीडिया पर सवाल, अपनी हार का ठीकरा मीडिया पर फोड़ना जरूरी है आपको? भाई एक तरफ जनता परेशान है महंगाई से, आपकी लीडरशिप में कमजोरी, आपका संगठन कमजोर, आपके राहुल गांधी कमजोर, आपकी प्रियंका गांधी अब इस वक्त कमजोर नजर आ गई। उसके बाद भी आपको सीधे तौर पर मीडिया पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। आपको अपने अंदर कमी नजर नहीं आती? अभिमन्यु त्यागी, आत्म मंथन की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। आप खुद हार जाते हैं, 5 राज्यों में 5 में हार गए, कहीं भी आपकी सरकार नहीं, और दूसरों पे सवाल उठाने लगते हैं। जब ये बात कही कि मीडिया के एक तबका जो अभिमन्यु त्यागी, मीडिया पर सवाल उठाना बंद कीजिए। पहले मीडिया पर पहले सवाल उठाना बंद कीजिए। सीधे तौर पर यह बताइए आपका संगठन कमजोर है कि नहीं है? आपके राहुल गांधी कमजोर हैं कि नहीं है? आप एक बात सुनिए, जब मीडिया के एक तबके के बारे में बात हुई, आपको क्या दिक्कत हुई? हम तो आपको मीडिया पर सवाल ही क्यों उठा रहे हैं? आप अपना आत्ममंथन क्यों नहीं करते? आप हार क्यों रहे? आपके चैनल पर हम आप हार क्यों रहे? उस पर आत्ममंथन कीजिए ना, मीडिया पर सवाल उठाना बंद कीजिए। देखिए हार जीत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और आप सीधे तौर पर मीडिया को नोच रहे हैं। कांग्रेस सीधा जब भी हार जाती है मीडिया को नोचने लगती है। मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है क्या? मीडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। ठीक है अभिमन्यु त्यागी, ठीक है, क्या उसके लिए सवाल नहीं बनता है? अरे ठीक है आपको राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगा। ठीक है अभिमन्यु त्यागी, अब शांत हो जाइए। पूरे जब भी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, वो कांग्रेस का यही हाल इस वक्त नजर आ रहा है। राघवेंद्र जी हार के बाद दूसरे पे ठीकरा फोड़ने लगते हैं, क्या मीडिया पर ठीकरा फोड़ना सही है? राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। जी को शांत करिए। देखिए ये लोग ऐसे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने लगते हैं कि जनता भी शर्मसार हो जाती है। हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में कहां किया है? ये समाजवादी पार्टी ने कभी जिन्ना के गोद में बैठी नजर आई, कभी जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करने लगे, कभी पाकिस्तान की बात करने लगे, कभी चीन की बात करने लगे। एक बताइए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी वोटों की ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुसलमान की बात? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबसे पहले यही आसान होता है कि हिंदू मुसलमान की बात कर दीजिए। देश के संसाधनों में पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये बात किसने कही थी? देश के बात काट छाट के आपने वीडियो चलाई है। अच्छा एक बात ये बताइए मल्लू जी, सबका नाम लिया जा रहा है। अभिमन्यु त्यागी जी जवाब देने दीजिए, अब राघवेंद्र जी को जवाब ले लीजिए। उसको चलाते रहते हो आप लोग, कब तक गुमराह करोगे? जवाब तो ले लीजिए सर। चुनाव में भारतीय अभिमन्यु त्यागी, आपकी भावनाएं हम समझ सकते हैं, 5 राज्य आप हार गए, जवाब तो ले लीजिए। आप तो सवाल पूछ लीजिए ना, हमारी भावनाएं तो हमारे साथ हैं। हम समझ रहे हैं, भावनाएं रखिए। आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, कांग्रेस जब खिसियानी होती है तो सीरिया मीडिया को नोचना शुरू कर देती है।
आप भी और मुझे लग रहा है जनता कि की आपकी आपकी भावनाएं जरूर आपके साथ हैं, लेकिन जनता की भावनाएं आपके साथ नहीं है। ये आपको हार का ज्यादा अभिमन्यु त्यागी, जनता की भावनाओं को आप अपने हित में नहीं कर पाए, अपने साथ में नहीं ला पाए, और अगर अपने साथ में ले आएंगे तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। अभी भी आपको बता देते हैं, अगर कांग्रेस जनता की भावनाओं को समझ ले और उनको अपने हित में ले आए, तब फायदा हो सकता है आपको। इस तरह की बयानबाजी से कोई फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान ही होगा। आप बता दीजिए, आप सत्ता की तरफ खड़े हुए हैं या जनता की? अभिमन्यु त्यागी, मैं जनता की बात करता हूं और जनता की बात कर रहा हूं। जनता की तरफ खड़े हुए जनता ने जो समर्थन दिया, जितने वोट दिए, उसकी बात कर रहा हूं। जनता ने कितने वोट आपको दिए, कहां सरकार आपको बनाने के लिए मौका दिया? जनता को नहीं कांग्रेस में भी छीन लिया। परेशान है। आप दावे कर रहे थे कांग्रेस को उत्तराखंड में बना देंगी सरकार, आप दावा कर रहे थे पंजाब में रिपीट करेंगे, उत्तर प्रदेश में आप अच्छा करेंगे, कुछ नहीं कर पाए आप। मैं जनता की बात कर रहा हूं, मेरी बात नहीं कर रहा, मैं जनता की बात कर रहा हूं। अभिमन्यु त्यागी, जनता ने जो वोट दिया आपको, कहां कहां सरकार बनाई आपकी, वही बात कर रहा हूं मैं। हमें सरकार में ला रहे थे कि आप बताइए। बिल्कुल आपकी नाराजगी और आपका खिसियाना का ये अंदाज मुझे लग रहा है कि ये जायज है। बात करते हैं। आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन जिस तरह से जनता के हित की बात हम कर रहे हैं, तो जनता को अपने हित में लाइए। मुद्दे उठाते थे, एक दिन आपने वो हिजाब वाला मुद्दा उठाया, आप लड़ने लगे थे। आप देखिए आपने किस तरह से एक पक्षीय काम किया चुनाव के दौरान, आप भी उसके जिम्मेदार। ये डिबेट आत्ममंथन के लिए हो रही है, ये डिबेट चिंतन के लिए हो रही है, ये डिबेट हिजाब के मुद्दे के लिए नहीं हो रही है। हार का ठीकरा दूसरे पे फोड़ना ये ठीक नहीं है, और ये डिबेट इसलिए नहीं हो रही कि हार का ठीकरा आप किसी और पे फोड़ दीजिए। चलने दिया कांग्रेस मंथन कर रही है, लेकिन हार का ठीकरा आप मुझ पे फोड़ रहे हैं। चुनाव हो रहा है, अली बाहुबली बजरंगबली। अरे अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस आत्ममंथन कर रही है, चिंतन शिविर लगाने जा रही है, आप भी उसमें जाइए। कांग्रेस में सोनिया गांधी खुद कह रही है मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं हर पद से। आप भी आत्ममंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, उस शिविर में जाइए और समझिए कि जनता कहां आपसे नाराज है, उसे अपने हित में करने की कोशिश कीजिए। जनता के मन को क्यों नहीं भाप पाते आप लोग? तो कर रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को हम सड़क पे लेके, जनता के मुद्दों को लेके निकलते, जनता फिर भी आपको पसंद नहीं कर पा रही। वजह क्या है, वही तो समझिए ना। अभिमन्यु त्यागी, वजह क्या है? हार की वजह कम से कम समझिए आप। कांग्रेस को घेरना, हार की वजह कांग्रेस को घेरना, हार की वजह जनता कुछ नहीं है। जनता आपको नहीं पसंद कर रही है, क्यों नहीं कर रही वो समझिए। व्यापक प्रचार के जरिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। प्रचार से कुछ नहीं होता, जनता के मूड को भापिए। प्रचार तो आप भी लगातार कर रहे थे, प्रियंका गांधी सड़क पर थी। विकास और सबसे ज्यादा मेहनत प्रियंका गांधी ने की है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। क्या वजह रही? वो वजह रही व्यापक प्रचार के, वो मैंने प्रचार आपने भी बहुत किया, लगातार वो सोशल मीडिया पर बैठी रही, प्रचार करती रही। सोशल मीडिया का जनता के बीच में पहुंच रही, जनता के बीच में भी रही, लेकिन फिर भी पसंद नहीं किया। क्यों? फिर भी क्यों पसंद नहीं किया? आत्ममंथन की जरूरत है। ठीक है अभिमन्यु त्यागी, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। राघवेंद्र जी, सबसे ज्यादा प्रचार कांग्रेस ने किया, लेकिन उसके बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पाया, और आप फिर भी प्रचंड जीत में हासिल कर गए। क्या वजह रही? हैदर जी, ये लोग ऊंट को मटके में तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। खाली खाली प्रचार से कुछ नहीं होता, विश्वसनीयता का संकट है। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को फूटी आंखों नहीं पसंद कर रही है, वास्तविकता ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी ये लोग आए हुए थे, हम तो हर डिबेट में बोलते थे इनकी वही दुर्गति होने वाली है। कारण है विश्वसनीयता बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता इनको, उत्तर प्रदेश नहीं अगर पूरे देश की बात करें, आप आंकड़े देख लीजिए इनकी कितनी बिल्कुल दुर्दशा हुई जा रही है। लेकिन ये लोग वास्तविकता नहीं तलाशने के मूड में है। 1947 से लेकर के आज तक वही परिवार इनकी वही आरएसएस वही चित पावन ब्राह्मण। दिल्ली क्यों गए हैं योगी जी? आरएसएस से लिस्ट लेने, जो आरएसएस कहेगी वही मंत्री बनेंगे। अपने मंत्री तो हार गए, यहाँ 11 मंत्री हारे हैं आपके। अरे आप अपनी बात करिए, क्या मंत्री बन पाएंगे आपके? ठीक है, पिछली बार नरेंद्र पाल के पास मैं आना चाहूंगा। अभिमन्यु त्यागी शांत हो जाइए। राघवेंद्र सिंह आप भी। शपथ ले ली उन्होंने। अभिमन्यु त्यागी, मैं एक रिएक्शन नरेंद्र पाल का इस पर लेना चाहूंगा। नरेंद्र पाल, जिस तरह से कांग्रेस की हालत हो गई है, अब आप सत्ता के करीब आते आते हवा आपकी सपा नई हवा, फिर भी कुछ खास नहीं कर पाए। अब जिस तरीके के हालात आपके लिए पैदा हो गए हैं, ये कितना मुश्किल समय है आपके लिए? क्या फिर से उभर पाना में वक्त लगेगा समाजवादी पार्टी को?
नहीं, वक्त कोई नहीं लगेगा। और समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर जरूर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में जगह बनाई समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने जो इतना बहुमत दिया, 37% वोट समाजवादी पार्टी को मिला, जबकि हम लोग 2012 में 29% वोट मिला था। उसके बाद हम सत्ता में आ गए थे। हुआ क्या कि जो हमारा दलित वोट था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। जो हमारा दलित वोट था वो एक तरफ शिफ्ट हो गया, वो इनके जुमलेबाजों पर। और पिछली सरकार की अपेक्षा ये लोग अपने वादों पे खरा नहीं उतरे, तो जनता में जो इनका जो विरोध वोट था वो हमें मिला। और बाकी अभी और भी जनता जान चुकी है। ठीक है नरेंद्र पाल, अच्छी बात है। और एक बार फिर नई सपा नई हवा के नए दावों के साथ एक बार फिर अखिलेश यादव नजर आएंगे, ये उम्मीद हम करते हैं। और आप फिर एक बार मेहनत करेंगे और फिर प्रदर्शन दिखा पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप नरेंद्र पाल हमारे साथ जुड़े, अभिमन्यु त्यागी आप भी जुड़े, बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र सिंह चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।